हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एनएसवी कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की ताज़ा खबर के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर पे तो नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं, इनका एक स्टेटमेंट है, अराइज अवेयर एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज अचीव्ड। सो जब तक तब तक प्रयास करते रहिए जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो हर वर्ष 12 जनवरी को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं को युवाओं के बीच पहुंचाने का भी काम किया जाता है, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जगाया जा सके। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। भारत इसी दिन 1985 से युवा दिवस मनाने की योजना बनाया। तब से हर साल इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस इस बार का थीम है कि इट्स ऑल द माइंड, जिसका हिंदी में अर्थ है सब कुछ आपके दिमाग में है। इट्स ऑल इन द माइंड, सब कुछ आपके दिमाग में है। थीम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। विवेकानंद की शिक्षा का मूल उद्देश्य युवाओं में नैतिक मूल्यों, शिक्षा और चरित्र विकास को बढ़ावा देने पर है। चलिए आगे बात करते हैं। रोड सेफ्टी वीक, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से लेकर के 17 जनवरी के बीच में चल रहा है। तो हर साल 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। यह सप्ताह लोगों में जागरूकता बढ़ाने और जिम्मेदार तरीके से वाहन चलाने को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का थीम है सड़क सुरक्षा नायक बने, यानी सड़क सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटना के बाद लोगों की सहायता करने पर जोड़ दिया जाएगा। बीते साल में इसकी थीम परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे की गई थी, जबकि साल 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम रखी थी। चलिए आगे बात करते हैं। वर्धन सिंह ने यूपीएससी का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य बने हैं। ये पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक शीलवर्धन सिंह को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया है, जो उनके विशिष्ट करियर में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक शीलवर्धन सिंह को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह निर्णय कार्मिक मंत्रालय के आदेश के माध्यम से सूचित किया गया है, जो सिंह के विशिष्ट करियर में एक उल्लेखनीय योगदान है। ये बात करते हैं आगे। नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। 27वें युवा महोत्सव के बारे में समझते हैं। नासिक महाराष्ट्र ने हाल ही में 12 से 16 जनवरी 2024 तक प्रतिष्ठित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेज़बानी की है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और स्वामी विवेकानंद की जयंती के साथ मेल खाने वाले इस उत्सव में पूरे देश में युवा प्रतिभा और कौशल का जश्न मनाया गया है। इस उत्सव में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि खेल मंत्री भी हैं, और भारतीय पवार निषिद्ध प्रमाणिक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति इसमें उपस्थिति दिखाया गया था। चलिए ये दिख रहे हैं आपको नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने एक नए हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। तो चलिए समझते हैं। मलकानगिरी हवाई अड्डा, जो कि नवीन पटनायक के द्वारा उद्घाटन किया गया है, 233 एकड़ क्षेत्र में फैला हवाई अड्डा गोंडागुडा पंचायत क्षेत्र के कटलगुडा में स्थापित है। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इसे 70 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है और इसका रनवे 1620 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में 9 सीटों वाले विमानों के इस हवाई अड्डे से संचालित होने की संभावना है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अमन शेरावत, इन्होंने कुश्ती में जाग्रेब ओपन 2024 में 57 किलो वर्ग में एक स्वर्ण पदक जीता है। तो बहुत अच्छी शुरुआत है इनके लिए।
चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, आपको किताब का नाम याद रखना है, साथ साथ किसने इसको लॉन्च किया ये भी याद रखना है। चलिए इसमें और बात करते हैं। पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे भूपेंद्र यादव ने हाल ही में मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक व्यवहारिक पुस्तक का अनावरण किया है। पर्यावरण साहित्य में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त यह पुस्तक पेंटागन प्रेस द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से प्रकाशित की गई है। पुस्तक का केंद्रीय विषय टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और कार्यों के इर्द गिर्द घूमता है। ये जो देखिए रियल एडमिरल उपुल कुंडू, इनको दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। तो नौसेना कमान के अभी वर्तमान में हेड कौन है, तो आर हरि कुमार हैं। तो एक अनुभवी अधिकारी और भारतीय नौसेना अकादमी के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र रियल एडमिरल उपुल कुंडू ने दक्षिणी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका निभाई है। इन्हें विशेष रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध में अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त है। 1991 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त रियल एडमिरल उपुल कुंडू ने एक प्रतिष्ठित नौसैनिक करियर की शुरुआत की है। ये देखिए आपको पनडुब्बी दिखाया, उनका फोटो दिख रहा है यहाँ पे। तो भारत वर्तमान में 2024 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में 80वें स्थान पर आया है। तो भारत का स्थान 80 रहा। और बात किया जाए कि टॉप में कौन रहा, तो जापान और सिंगापुर टॉप में है। तो भारत पासपोर्ट धारकों को थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका और मालदीव जैसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों सहित 62 गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त पहुंच है। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 6 देश शीर्ष स्थान हासिल किया, जो अपने नागरिकों को शक्तिशाली पासपोर्ट प्रदान करती है। विशिष्ट क्लब में यूरोपीय संघ के 4 सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन के साथ साथ एशियाई महाशक्तियों जापान और सिंगापुर भी शामिल है। जापान और सिंगापुर ने अपने पासपोर्ट की ताकत और वैश्विक पहुंच पर जोर देते हुए पिछले 5 वर्षों से लगातार हेनले पासपोर्ट सूचकांक में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। आगे बात करते हैं। ये दिख रहे हैं भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। भारत का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचना। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भरोसा जताया है कि वित्त वर्ष 2027-28 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन जीडीपी के साथ विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था $3.4 ट्रिलियन की है और अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वीं अर्थव्यवस्था है। अयोध्या प्रशासन सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। तो देखिए सोलर पैनल लगा हुआ है, इसमें आपको लाइट भी लगा हुआ है। तो अयोध्या प्रशासन ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट स्थापित करने की अग्रणी पहल कर रहा है। गुप्तार घाट से झुनकी घाट और आगे नया घाट तक फैली इस परियोजना का उद्देश्य घाटों का निर्बाध रूप से रोशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी प्रयागराज सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार जीता है। तो सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार अगर बात किया जाए तो इंदौर और सूरत को दिया गया है। उसी के साथ साथ अगर स्वच्छ गंगा का पुरस्कार अगर बात किया जाए तो वाराणसी और प्रयागराज को दिया गया है। यह सम्मान उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि पूरे देश में 13 शहरों को यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा शहर है। तो नोएडा को 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। साथ साथ गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, गोरखपुर जैसे अन्य शहरों ने भी योगदान दिया है। आगे बात करते हैं कि गुजरात के सानंद में सिमटेक करेगी सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक ने गुजरात में के सानंद में 1250 करोड़ रुपए का विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के इरादे से खुलासा किया है। लक्ष्य राज्य के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करना है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक ने गुजरात के सानंद में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। आगे बात करते हैं। डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था।
अभी बात करते हैं कि DRDO के प्रमुख कौन है, तो समीर वी कामत है, याद रखिएगा समीर वी कामत। नई पीढ़ी की आकाश प्रणाली का हिस्सा आकाश मिसाइल का उड़ीसा के तट पर DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे विशेष रूप से उच्च गति तीव्र हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे बात करते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 13 प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं की प्रशंसा की गई है। इंदौर ने लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार जीता है। चलिए आगे बात करते हैं, चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल का संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है। तो तटरक्षक बल का स्थापना कब हुआ था, तो कोस्ट गार्ड का स्थापना हुआ था आपका 1977 में। तो भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में जापान तटरक्षक बल के साथ चेन्नई में एक संयुक्त अभ्यास किया है। इस महीने 8 तारीख को शुरू हुआ 5 दिवसीय अभ्यास समुद्र में समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए खतरनाक और नशीले पदार्थों से संबंधित प्रदूषण प्रशिक्षण पर केंद्रित था। भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल के बीच ये संयुक्त अभ्यास 2006 से आयोजित किए जा रहे हैं, जो संयुक्त प्रशिक्षण, पेशेवर आदान प्रदान और सांस्कृतिक बातचीत को बढ़ावा देते हैं। चीन ने एक उपग्रह लॉन्च किया है, आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। ये आपको गुलाब के फूल जैसा देखने में, एक कमल के फूल जैसा देखने में लगेगा। चीन ने नवीन लॉबस्टर आँख से प्रेरित एक्सरे तकनीक का उपयोग करके क्षणिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने हाल ही में ब्रह्मांड में रहस्य क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करने के मिशन से आइंस्टीन प्रोब इसका लॉन्च किया गया है। पूर्ण खिले हुए कमल के आकार का उपग्रह लॉबस्टर आँख की कार्यप्रणाली से प्रेरित नवीन एक्सरे डिटेंशन तकनीक का उपयोग करता है। आगे देखते हैं, यह अनूठी संरचना एक अंतरिक्ष वेधशाला बनाती है जो मायावी खगोलीय धड़कनों, खगोलीय घटनाओं को पकड़ने के लिए तैयार है। चलिए बात करते हैं आगे। तो ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।